एमपी बोर्ड क्लास 10 ट्वेल्थ वाले सभी बच्चे ध्यान दें। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी छात्रों का अर्थशास्त्र विषय का 13 फरवरी का पूरा पेपर और उसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र बताए जा रहे हैं ये आपकी परीक्षा में 95% पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आप सभी बच्चों को उन सेट पेपर को ज़रूर देखना है। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आपको 6 सेट पेपर में बताऊंगा। 6 सेट पेपर अगर आपने देख लिए तो निश्चिंत हो जाइए, सबसे ज़्यादा नंबर आप लेकर आएंगे। ईश्वर से यही कामना मैं आपके लिए करता हूँ। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आप सभी बच्चों की परीक्षा में पूछे जाएंगे। एक भी प्रश्न आपको मिस नहीं करना है क्योंकि ये अर्थशास्त्र विषय है और अर्थशास्त्र विषय आप जानते हैं बहुत डिफ़िकल्ट है। ठीक है, देखिएगा क्वेश्चन आ चुके हैं आपकी स्क्रीन के सामने। सभी प्रश्नों को आपको देख लेना है और अच्छे से याद कर लेना है। सबसे पहले मैं आपको बहुविकल्पी वाले प्रश्न बता रहा हूं जो आपको याद करने हैं। पहला प्रश्न है, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, आपसे प्रश्न पूछा गया है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन दिए जाएंगे व्यक्तिगत इकाई का, आर्थिक समग्र का, राष्ट्रीय आय का, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन किया जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र में। तो यहाँ पर आप लिखिएगा व्यक्तिगत इकाई। मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मांग में कौन सा तत्व निहित होना आवश्यक है। वस्तु की इच्छा, साधन व्यय करने की तत्परता, एक निश्चित मूल्य। यानी कि आपको उपर्युक्त सभी करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है जो कि हमारा सही होगा। जितने भी छात्र इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। मैं आपसे वादा करता हूं कि आपका जो पेपर होगा 95% पेपर तो ज़रूर बना दूंगा, लेकिन 5% ज़रूर आपको अपने अकॉर्डिंग मेहनत करना है। ठीक है, कॉपी के मूल्य में वृद्धि होने पर चाय की मांग क्या होती है। अगर कॉपी के मूल्य में वृद्धि हो रही है तो चाय की मांग बढ़ जाएगी। तो इसमें आपको लिखना है चाय की मांग बढ़ती है। पूर्ति निम्नलिखित में से किससे जुड़ी होती है, प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो पूर्ति होती है वो किससे जुड़ी होती है, किसी समय अवधि से और कीमत से। यानी कि फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन हमारे सही होंगे। किस बाजार में वस्तु विभेद पाया जाता है। तो वह कौन सा बाजार होता है, एकाधिकार होता है। इसमें आप एकाधिकार करेक्ट उत्तर के रूप में लिखेंगे। जितने भी छात्र वीडियो को देख रहे हैं, अगर पेपर की PDF आपको चाहिए तो PDF हमारे ऐप पर मिलेंगे। ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न है जिसमें आपको मैं रिक्त स्थान वाले प्रश्न बता देता हूं, आपको जरूर पढ़ना है। पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता वस्तुएं बेचता है तो वो पूर्ण प्रतियोगिता में विक्रेता जो होता है समरूप वस्तुएं बेचेगा। इसमें आपको लिखना है समरूप। राष्ट्रीय आय में दोहरी गणना से बचने के लिए केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है तो केवल अंतिम वस्तुओं को शामिल किया जाता है। तो इसमें आपको लिखना है अंतिम। प्रभावपूर्ण मांग का विचार किसने प्रस्तुत किया था। तो ये किया था प्रोफेसर किन्स ने। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा, प्रोफेसर किन्स। किन्स ने रोजगार संतुलन का विचार प्रस्तुत किया था। तो न्यून रोजगार संतुलन का विचार प्रस्तुत किया था। यहाँ पर लिखना है न्यून। प्रतिष्ठित दृष्टिकोण के अनुसार की कटौती बेरोजगारी को समाप्त कर सकती है तो वो किसे कर देगी, मजदूरी को वो समाप्त कर देगी। इसमें आपको लिखना है मजदूरी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पेपर के PDF भी मिल जाएंगे। आपको मैं बता चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब आपको पढ़ना ही है और मेहनत आपको करना है। मेरे फ्रेंड्स, अच्छे से मेहनत करें। सत्य में देखिएगा, मुद्रा वह धुरी है जिस पर अर्थ विज्ञान चक्कर लगाता है। तो ये बिल्कुल आपका सत्य के रूप में होगा। मुद्रा विनिमय का माध्यम होती है तो इसमें भी आपको सत्य के रूप में लिखना है। केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक होता है, ये भी आपको सत्य लिखना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बैंकों का बैंक होता है, ये गलत होगा। विश्व व्यापार शेष में व्यापार की केवल दृश्य मदों को सम्मिलित किया जाता है तो ये आपको सत्य के रूप में लिखना है, ये हमारा सत्य होगा। हमारे फ्रेंड्स, जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे कहूँगा कि चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मैं जो पेपर बताता हूँ 100% परीक्षा में प्रश्न छपते हैं। भुगतान संतुलन में हमारा ऑप्शन नंबर 2 दृश्य मदें अदृश्य मदें। स्थिर विनिमय दर का निर्धारण सरकार के द्वारा ये किया जाता है। प्रत्यक्ष कर होता है आयकर और अप्रत्यक्ष कर होता है विक्रय कर। वित्तीय वर्ष चलता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो ये आपकी जोड़ी यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अब आप सभी बच्चे इन्हें पढ़ेंगे और अच्छे से आप मेहनत करेंगे।
अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने, जिसमें आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ध्यान से आप देखें। ऐसे व्यय जो सरकार के लिए किसी परिसंपत्ति का सृजन नहीं करते हैं कहलाते हैं, तो उन्हें राजस्व कर कहते हैं। क्या कहते हैं? यहाँ पर लिखना है आपको राजस्व कर। विकासशील राष्ट्रों के लिए कौन सा बजट सबसे उपयुक्त होता है? तो विकासशील राष्ट्रों के लिए घाटे का बजट सबसे उपयुक्त होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है घाटे का बजट। आर्थिक बैरोमीटर किसे कहते हैं? तो आर्थिक जो बैरोमीटर होता है, सूचकांक को आर्थिक बैरोमीटर कहा जाता है। प्रुमाफ विचलन गुणांक का सूत्र क्या होता है? तो प्रुमाफ विचलन गुणांक का सूत्र आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको लिखना है माय डियर फ्रेंड्स θ/x। कोटि अंतर विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो एक आंसर मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपको इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। सभी प्रश्नों के आंसर अगर आपको पढ़ने हैं तो ऐप को इंस्टॉल आपको करना होगा, जहाँ पर आपको ये सभी पेपर उपलब्ध हैं, और अच्छे से आपको मेहनत करना है और अपने माता पिता का नाम रोशन करना है। माय डियर फ्रेंड्स, सभी बच्चे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें। अगर हमारी मेहनत अच्छी लगती है तो वीडियो को आपको लाइक ज़रूर करना है।